Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे कुछ, है ना। नहीं समझ में आ रहा होगा अगर न्यूमेरिकल तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको श्योर समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 140। टॉपिक है हमारा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। करंट से थर्मल इफेक्ट कैसे होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, थर्मल होता क्या चीज़ है, हीट, है ना। हमने देखा होगा कि कभी वायर जब वायर में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं और हम उस वायर को अगर हम टच करके देखते तो वो गर्म रहता है ना। गर्म क्यों हो जाता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो चीज़ हम लोग को समझना है। ठीक है ना। तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द थर्मल एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, या फिर बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हमने देखा है कि हम जॉगिंग करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम जॉगिंग करते हैं तो जब हम जॉगिंग करते हैं तो हमने क्या देखते हैं कि हमारे पसीना निकलता है, हमारी बॉडी जो है वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्यों होती है, हम जब जॉगिंग करते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हम भाग रहे हैं, हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी। सिमिलरली हमारा कंडक्टर में भी यही है कि जब जैसी हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होगा कंडक्टर में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू होगा वो क्या होगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। और वो एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में होती है। इस वजह से वो गर्म होता है। इसको और थोड़ा सा अंदर जाके और समझते हैं कि मान लो कि ये कंडक्टर है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये सब क्या है, बड़े वाले जो है आपके ये एटम है, और जो छोटे वाले हैं वो क्या आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था करंट के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मूव होती है। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। ये भी बताया हुआ है मैंने। अब मैंने जैसी बैटरीज में से स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करवाया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, मूव होना स्टार्ट होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा इजीली तरीके से मूव हो जाएंगे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होंगे। बट कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो एटम से कोलाइड होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि बीच में एटम है ना, इनसे क्या होगा, कोलाइड होना स्टार्ट होंगे, टकराना स्टार्ट होंगे। तो जब वो एटम से टकराना स्टार्ट हुए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो उनका टेम्परेचर क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया, है ना। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया और वही टेम्परेचर क्या होगा, हमें जो वायर के ऊपर हम छू के देखते हैं तो गरम गरम दिखता है, वही टेम्परेचर होता है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है समझ लिया। अब इसको थोड़ा सा और इलोस्ट्रेट करते हैं, वर्क डन। इफ चार्ज q पास थ्रू द रेजिस्टेंस इन टाइम t, कोई भी चार्ज q है, कोई भी वायर एक रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि उसके अंदर भी एटम और इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, है ना। तो वो भी एक रेजिस्टेंस q चार्ज पास हो रहा है कोई भी रेजिस्टेंस में इन टाइम t पे, और एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इज v, देन वर्क डन इज इक्वल टू q इनटू v, मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, उसका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। q इज इक्वल टू IT है, क्यों है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज I इज इक्वल टू q अपॉन में t पढ़ा था। q इज इक्वल टू करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, q इज इक्वल टू IT हो गया। तो यहाँ पे q की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, IT पुट कर दिया, तो ITV हो गया, VIT बोल दिया। देखो W वर्क डन हो गया, हीट हो गया, और आपका एनर्जी हो गया W। इन सब की यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। तो मैं या तो W की जगह पे H लिख सकता हूँ क्योंकि इसका ऐसा यूनिट क्या सेम है, या फिर आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं कि इन टाइम द एनर्जी गिवन VIT बाय द सोर्स इज कन्वर्ट टू द थर्मल एनर्जी, हेंस द हीट इन डेवलप इज टाइम t W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT। क्यों, क्योंकि जैसी जितनी एनर्जी हमने दी है उतना का उतना थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, दैट इज H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, W हो जाएगा। तो यहाँ पर W की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, H लिख दिया। H लिखने के बाद में V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है आपका IR होता है। इस IR की वैल्यू मैंने यहाँ पे V की जगह पे रख दिया, इस जगह पे। तो जब रखा तो IRIT आई हो क्या, तो यहाँ पे I इंटू आई क्या हो गया, I स्क्वायर R और T, ये इसके ऊपर ये हमारा एक हीट का फॉर्मूला हो गया जिसको I स्क्वायर RT के नाम से ज्यादा काफी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर से भी पूछा जा सकता है। मैं करवाऊंगा कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी तो आप सिर्फ डेरिवेशन देख लीजिए, है ना। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है कि वर्क डन ज्यादा होगा और टाइम कम होगा, मतलब पावर आप में ज्यादा है ना। वर्क डन अगर आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर पावर ज्यादा है, और जल्दी जल्दी काम कर रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है आपके, कम लग रहा है। तो पावर क्या है, वर्क डन पर सेकेंड व्हेन करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी करंट अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव हो रहा है तो पर सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ है वो उसका क्या हो जाता है पावर। दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क डन और T, मतलब पावर इंक्रीज होगा। इस केस में पावर अगर इंक्रीज हो रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पावर इंक्रीज होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, फटाफट काम होगा, क्योंकि पावर अगर बहुत ज्यादा है तो फटाफट काम करेंगे, और फटाफट काम होगा इट मीन्स टाइम क्या लगेगा हमारा, कम लगेगा। अब पावर की ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, वर्क डन की क्या होती है, जूल होती है, टाइम की सबसे छोटी यूनिट सेकंड होती है, तो वर्क डन जूल अपॉन सेकंड दैट इज इक्वल टू वॉट। तो पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है आपकी वॉट। आफ्टर दैट इसी को और एक्सटेंड करेंगे, खोलेंगे, और दो और पावर के दो फॉर्मूले और निकालेंगे। ये फॉर्मूले सब के सब आपके जो है न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, VIT होता है, यहीं पर ही हमने देख लिया, H इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू VIT। तो W इज इक्वल टू VIT पुट कर दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, VI आ गया। अब V इज इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, IR रख दिया, तो I इंटू आई स्क्वायर R, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। ये जितने भी मैं फॉर्मूला आपके लिखवा रहा हूँ इसको एक माइंड मैप, एक पेज में सारे फॉर्मूलेज आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, लिखने पड़ेंगे। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसके पावर के जो होगा ये तीन अलग अलग यूनिट में है। हम देखते हैं कि 1 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये सारे डेटा जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार न्यूमेरिकल में आपसे बोल देंगे पावर जो है 1 किलोवाट है, तो जब आपको पता ही नहीं कि 1 किलोवाट को वाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप डायरेक्ट यही वैल्यू लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाद में क्या होगा, वो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो ये डेटा आपको याद होने चाहिए, दैट इज 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। अब 1 किलोवाट और जूल में रिलेशन देखते हैं, कई बार पूछा गया है एक एक नंबर में। 1 किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोवाट को 10 की पावर 3, R 60 और R को सेकंड में पूरा कन्वर्ट कर दिया तो 60 into 60 हो गया, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं 360 और 2 0 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे हो गया 10 की पावर 5, मतलब 3600 into 10 की पावर 3 है। इस ये दो को क्या लिख सकता हूँ, 36 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर 3। बेस से मैं पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 36 into 10 की पावर 5 आ गया। अब वाट को लिख दिया 0.7, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास 1 किलोवाट इज इक्वल टू 36 into 10 to the power 5 जूल हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है आपको थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर इसका डेरिवेशन और इनके कुछ फॉर्मूलेज बता दिए। नेक्स्ट वीडियो पे इनके ऊपर मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, फिर हम इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में चलेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ तक हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।